हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप कर रहे हैं अपनी अच्छे से कंटिन्यूअसली। तो मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है बहुत बहुत। और माँ सरस्वती के चरणों में शीश झुकाएंगे और उसके बाद सीधे हम मॉक टेस्ट पे चलेंगे। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 12 का पार्ट 1 करने वाले हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आपको दिया जाए फुल, पर वही है अभी। थोड़ा सा पार्ट 1 और पार्ट 2 चलने देंगे। 2-3 मॉक टेस्ट और पार्ट 1 और पार्ट 2 करेंगे, उसके बाद पूरा फुल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका आज तो आपको पार्ट 1 मिल रहा है, कल आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा। पार्ट 1 का मतलब होता है कि आपको रीजनिंग और जीके मिलेगा, और पार्ट 2 का मतलब होता है आपको मैथ्स और इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा सहूलियत है आपके लिए भी, थोड़ा टाइम आपके लिए ज़्यादा, क्योंकि अभी 2 क्लासेस ले रहे हो आप। एक रेशियो की क्लास ले रहे हो, एक आप अलजेब्रा की क्लास ले रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। वैसे जो 200 डेज टारगेट वाले हैं उनको तो मैंने बोला है कि वो फुल मॉक लगाएंगे। उनको तो पीछे मॉक टेस्ट मैंने उनका बंद कर दिया था, क्योंकि उनका रिवीजन चल रहा था। अभी वो 9th और 10th मॉक लगा रहे हैं, तो उनको तो फुल ही लगाना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एज यूजुअल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन होता है, इसमें विपरीत अक्षर देखना है कि कौन कौन से का विपरीत होने वाला है। ई का विपरीत क्या है, सी का विपरीत क्या है। तो एक छोड़ के एक विपरीत होता है। जब इस बॉक्स को खोलेंगे, इस बॉक्स को जब बंद करेंगे, तो ई के विपरीत ए आएगा, ई के अपोजिट में ए आएगा, और सी के अपोजिट में बी आएगा। बचा कौन सा, एफ, एफ के अपोजिट में डी आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत होगा। तो डी और एफ है विपरीत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरीके से ही करना है इस क्वेश्चन को। तो आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज खोजने की कितने त्रिभुज है। त्रिभुज देखने के लिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल में त्रिभुज खोजना आना चाहिए। कैसे, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ये एक लाइन बीच में खींची हुई है, तो इसमें ट्रायंगल में इसमें कितने ट्रायंगल है। तो कैसे काउंट करेंगे। एक दो, एक और दो, एक तो ये हो गए, एक ऊपर तीसरा वाला हो गया, है ना। ये तो मैंने आपको मैन्युअली गिन के बता दिए। वैसे अगर सीधा अगर किसी ट्रिक से चाहें कि हम गिने, तो इसमें देखो, जैसे मान लो यहाँ पे तीन, अंदर दो डंडे हो जाए, तीन सेगमेंट बना दिए जाए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी एक दो तीन त्रिभुज हो गए, है ना। तीन त्रिभुज बन गए अंदर। फिर एक ऊपर वाला ये बन गया, ऊपर वाला ये बन गया। फिर एक इधर वाला बन गया, एक इधर वाला बन गया। ब्लैक ले लेता हूँ पेन। एक तो ये बन गया, एक तीन तो ये बन ही गए, एक ये बन गया, है ना। एक ये बन गया, और एक ये पूरा बन गया। तो कितने बन गए बताओ। तीन तो पहले थे, और दो ये पांच, और एक छह बन गए, छह ना। अब छह को काउंट कैसे करना है। जब भी आपको ऐसा ट्रायंगल दिया जाए, जब भी आपको ऐसा ट्रायंगल दिया जाए, उसमें कितनी भी लाइनें खींच दे, एक दो, मान लो मैंने दो खींच दी, तो आपने क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर देनी है, एक दो तीन, फिर इनको जोड़ देना है। तीन और दो पाँच, और पाँच और एक छः, यानी कि इस पूरी आकृति में छह त्रिभुज है। वैसे ही जैसे मान लो यहाँ पे आपको इसके अंदर बहुत सारी जो लाइनें खींच दी जाए, एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, तीन लाइन खींच दी मानो। तो एक दो तीन चार नंबरिंग कर दी, उसके बाद इनको जोड़ लो। चार और तीन सात, सात और दो नौ, नौ और एक 10, यानी कि इसमें पूरे 10 ट्राइंगल है। इस तरीके से किए जाते हैं। अब देखो इसमें कैसे काउंट करेंगे इस आकृति में। ये वाला त्रिभुज देखो, ऊपर वाला ये वाला, इसमें तीन होंगे ना। इसमें तीन, तीन तो इसमें हो जाएंगे। अब ये बड़ा वाला देखो पूरा, इसमें भी तीन हो जाएंगे, एक दो और एक ये बड़ा पूरा, तो ये भी तीन हो जाएंगे। यहाँ तक काउंट हो गए, यहाँ तक काउंट हो गए। तीन और तीन छः हो गए। उसके बाद में ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें भी काउंट हो गए। ये कितने हो गए, तीन हो गए। उसके बाद ये वाला देखो, इसमें भी तीन हो गए, ठीक है। अब कोई और चीज बची क्या करती, इतने तो काउंट कर लिए। काउंट करके मैंने सारे जो उस पे पेन घुमा दिया। अब ये वाला ट्रायंगल नहीं बन रहा। देखो यहाँ पे ये एक नोक अलग से निकल रही है, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा। क्वाड्रेटरल बन रहा है ये, यानी कि हमारे ट्रायंगल पूछे थे, तो ट्रायंगल कितने हैं, 12 ट्रायंगल है। तो 12, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से काउंट करना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। आगे चलेंगे। दी गई आकृति किस में मतलब कौन सी आकृति के अंदर ये लाइनें पूरी खींची गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही देखो, ऑप्शन नंबर ए में देखो, यहाँ से ये वाली यहाँ, और यहाँ से, और ये दोनों डंडियां, एक इधर और एक इधर, ये नीचे, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए में ही फिट हो रही है पूरी आकृति। आगे देखेंगे। आगे ये फिगर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आगे कौन सा फिगर आने वाला है वो आपको बताना है। तो फिगर में देखो, सबसे पहले ट्राइंगल को चेक करो। ट्राइंगल पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, देखो यहाँ आ गया ना, फिर ये यहाँ आ गया, देखो इसमें। अब ये यहाँ आएगा, यानी कि ट्राइंगल यहाँ होगा। यहाँ ट्राइंगल किस में है? इसमें नहीं है।
इसमें है, इसमें है, 3 में है। अब देखो ये यहाँ पे भरा हुआ था, इसमें खाली है, इसमें भरा हुआ था, इसमें खाली होगा। खाली किसमें है? इसमें तो नहीं है। अब ये 2 बच गए। इन 2 में डिफरेंस क्या है देखो, ये वाला डिफरेंस है, ये ऊपर है इसमें, ये इसमें नीचे है। अब देखो इसमें सब में ऊपर ही है। देखो ये भरा हुआ जो है ना ब्लैक 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 पट्टी है, वो सब में ऊपर है। ये जो टी बनाया हुआ है इसमें ऊपर है, किसी में भी नीचे तो नहीं है, ये वाली जगह पे तो नहीं है कहीं भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलेंगे। आगे चलेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो होता है इसमें क्या करना होता है, कुछ ना कुछ सेट बनाए जाते हैं। जैसे इसका सेट क्या है, ये 7 इधर छुपा हुआ है, इसका सेट है 7, 9 और 252। 7, 9 और 252 को, ये जो तीन संख्याएं इसने कैसे सेट करी है वो देखते हैं। इसने 7 को 9 से पहले गुणा किया तो कितना आया 63, फिर इसको 4 से गुणा किया, 4 तिया 12, 4 चंग 24 और 1 25, यानी कि ये इसने ट्रिक लगाई है। ये ट्रिक्स आपके कैसे दिमाग में आई, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये ट्रिक्स आने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्वेश्चंस देखते ही आपके दिमाग में आने लग जाएंगे, यार 7 को 9 से गुणा कर देता हूँ और इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, ये आ जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से पहचान लेता है बंदा। 4 को 9 से गुणा किया 63 आया। अब देखा कि यहाँ पे यार 2 है, पक्का इसको 4 से गुणा किया होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में 4 से गुणा करने में फिट बैठता है। जब भी ऑप्शन चेक करने होते हैं मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पहले पहला ऑप्शन चेक करो, फिर तीसरा ऑप्शन चेक करो, फिर चौथा करो, फिर दूसरा ऑप्शन चेक करो। अब देखो पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 6 छः, 6 निम 54, 54 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 चक 16 होता है, 6 यूनिट डिजिट आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। अब तीसरा चेक करेंगे। 8 11 8 88, 88 को मैं अगर 4 से गुणा करूँ, 4 8 32 ऑप्शन हो सकता है आंसर, क्योंकि यूनिट डिजिट सेम हो रहा है। 4 8 32 और 3 35, यानी कि 352, ये वाला ऑप्शन सटीक बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाली आकृतियां होती है, इनको मोड़ के, ये पेपर फोल्डिंग है, ये पेपर फोल्डिंग है, इसको मोड़ के काटा गया है। इसको पहले इससे इधर मोड़ा, फिर उसको मोड़े हुए कागज को वापस एक बार और मोड़ा, फिर यहाँ से काटा इसने। काटा तो देखो कैसा बनेगा। अब एक चीज ध्यान रखो, काटा है तो देखो ये वाली नोक तो बनेगी बनेगी, ये वाली नोक बनेगी, ये वाली इधर भी आके बनेगी नोक ऐसे। तो ये वाली नोक किसमें बन रही है, इसमें भी नहीं बन रही, इसमें भी नहीं बन रही, इसमें बन रही है और इसमें बन रही है। अब इसमें ये वाली नोक एक्स्ट्रा कहाँ से लाया भाई, ये वाली नोक तो इसने काटी नहीं है। अगर यहाँ से काटता होता तब होती ना एक्स्ट्रा वाली नोक, एक्स्ट्रा वाली नोक तो काटी नहीं है, ये वाला भी नहीं हो सकता। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना। ठीक है, ये भी, ये जब भी आते हैं देखो मेरे पास तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाली लाइन मेरे पास तो लिखी हुई है, पर आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास तो आपको पेज पे लिखना होगा। पेज पे लिखेंगे कैसे, जैसे आपकी स्क्रीन में से पूरा का पूरा पेपर पेज पे उतार लेना है। कैसे उतारेंगे, आर, और उसके बाद में आर, आर के बाद में यू, फिर के, फिर टी, आर जे, और के, जे के बाद में जे के बाद में के, टी, और जे यू के, आर जे, आर जे यू, फिर ये है, फिर उसके बाद में टी, आर जे, के और टी। ऐसे इसको लिख लेंगे यहाँ पे ना। अब इनको काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 है ना, पक्का 24 है। यहाँ पे और चेक कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ 25 है, यहाँ 24 है। मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी शायद। चलो, मेरे कहने का मतलब है कि इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे एक बार, लिख लेंगे ना तो आपके जो पेड़ बनने होते हैं वो आपको पता लग जाएंगे। पेड़ कैसे बनाने, मैंने आपको पीछे एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपने पेड़ बनाने, या तो मान लो ये पूरे के पूरे काउंट करने पे आपको दिख रहे हैं कि 25 है, तो 5-5 के पेड़ बनेंगे, 5-5 के पेड़ बनेंगे, बहुत सारे पेड़ बन सकते हैं। और उस पेड़ में जैसे एक पेड़ में आर के बाद में जे है, तो दूसरे पेड़ में भी आर के बाद जे ही होगा। मैं पहले क्वेश्चन करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बाद में क्वेश्चन पे जाऊंगा। जैसे मान लो 20, सारे डिजिट 20 हो गए, 20 में कितने पेड़ बन सकते हैं, या तो 4-4 के पेड़ बन सकते हैं 5, या फिर 5-5 के पेड़ बन सकते हैं 4, है ना। या फिर आपको मान लो 12 आ गए, 12 सब की अगर काउंटिंग करोगे सारी डिजिट्स 12 है, तो या तो 4-4 के 3 पेड़ बन सकते हैं, या 3-3 के 4 पेड़ बन सकते हैं, ऐसे बनेंगे। अब देखो यहाँ पे कितने हैं ये मेरे को थोड़ा सा एकदम ये 5 से गिनने दो, कितने हैं ये एकदम, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा है जो दिखता नहीं है, मैं गिन लेता हूँ ये कितने हैं। ये है आपके 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मेरे को तो 24 ही दिख रहे हैं। एक बार फिर से उतार लेता हूँ मैं इनको, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। एक पेयर भी अगर सही से नहीं बना तो आपका क्वेश्चन होगा नहीं। आप इनको उतार लेंगे यहाँ पे। उतारेंगे कैसे, देखो उतारेंगे यहाँ पे। कहाँ गया मेरा पेन? यहाँ उतारेंगे, देखो ये आर हो जाएगा, उसके बाद में यू हो जाएगा, उसके बाद में के हो जाएगा, टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, टी हो जाएगा। के टी हो गया, फिर हो जाएगा जे, फिर यू के, फिर आर हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा, यू हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, जे हो जाएगा। टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, जे हो जाएगा। उसके बाद में के और टी हो जाएगा। तो ये है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। 25 है, इसका मतलब 5 5 के पेयर बनेंगे। 5 5 के पेयर बना लो भाई। देखो एक, 1 2 3 4 5, 5 का पेयर बनाया। देखो 5 का पेयर बनाया तो यहाँ से आर से स्टार्ट हो रहा था, ये भी आर से स्टार्ट हो रहा है। अभी भी हमें विश्वास नहीं करना है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमें घुमा सकता है। आगे और 5 का पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखो ये टी पे खत्म हो रहा है, ये भी टी पे खत्म हो रहा है, यानी कि हमारा पेयर तो सही बना है। पेयर सही बना है तो देखो यहाँ से देखना स्टार्ट करो। आर के बाद में क्या आएगा? आर के बाद में जे आएगा। देखो जे आ रहा है 3 के अंदर, यानी ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे खाली स्थान पे देखो जे के बाद क्या आएगा? जे के बाद इसमें यू आ रहा है। जे के बाद यू किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका रहता है पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनाएंगे? सबको काउंट करो, सारे अगर 20 है तो मैंने आपको बता ही दिया, 20 है तो 4 पेयर बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं। जैसे 25 थे तो 5 5 के पेयर बन गए ना। देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 5 के आगे बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 के पेयर बन गए, वापस आर से स्टार्ट हो गया। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 से पेयर बन गए, फिर वापस आर से स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आपको पेयर बनाने हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने हैं, ठीक है। और आगे आते रहेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है और आगे मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे? ये तो इधर पी क्यू क्या है हमारा? मिरर रखा हुआ है। मिरर के इधर आके सारे जो अक्षर है उल्टे हो जाते हैं। ई वी आई एस, ई वी आई एस, देखो ई वी आई एन है इसमें, तो एस आना चाहिए। ई वी आई एस, ई वी आई एस एक में ही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं? इसमें यू को इसने क्या लिखा है? यू पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, पहले तो सबकी सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे पहले तो। या फिर ये वाले क्वेश्चन इसमें कभी कभी क्या करते हैं, ये सबको कोडेड कर दिया। जैसे यू को क्या लिखा है? वाई को उसने सी लिखा है, ओ को उसने ओ रहने दिया, यू को उसने यू रहने दिया। उसके बाद में टी को इसने पी लिखा है, ओ को उसने ओ रहने दिया। देखो ओ को यहाँ पे भी ओ रहने दिया था। देखो मैं सब आपके सामने लिख लेता हूँ, क्या था क्वेश्चन? टुक यू टुक माई पैलेस, माई पैलेस, माई प्लेस इन, ठीक है। इसको इसने क्या लिखा है? इसको लिखा है सी ओ यू पी डबल ओ एन, पी डबल ओ एन। उसके बाद में एल सी के बाद में क्यू वी ए के ई, ठीक है, क्यू वी ए के ई। और उसके बाद में आई और जे, ये लिखा है। अब देखो यू को इसने सी लिखा है, अब कहीं भी देख लेना यू को सी ही लिखेगा। ओ को इसने ओ लिखा है, देखो ओ को यहाँ भी ओ लिखा है, यहाँ भी ओ लिखा है, यहाँ भी ओ लिखा है। ओ कहीं और आया क्या? नहीं आया। उसके बाद में यू को इसने यू ही लिखा है, यू को बाद में देख लो कहीं और आया क्या? यू ही लिखेगा। तो हमारा जो वर्ड है मेन जिसमें क्वेश्चन पूछा गया वो ये है, COMPILE। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको करवाया नहीं था ना। ये क्वेश्चन नया आया है आपके सामने, ये क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं करवाया था। देखो सी को क्या लिखा है, इस वाले पूरे के अंदर सी को क्या लिखा है? सी नहीं आया तो सी को एक बार छोड़ देंगे, सी तो हमें दिया हुआ नहीं है। ओ को तो ओ लिखा है, देखो ओ लिख देंगे, वो सब में ओ लिखा हुआ है, ठीक है भाई। उसके बाद में एम को क्या लिखा हुआ है? एम को एल लिखा है, देखो ये एम को एल लिखा है, तो यहाँ पे भी एम को एल लिख देंगे। उसके बाद में पी को क्या लिखा है? पी को देखो पी को क्यू लिखा है, पी को क्यू लिखा है तो अपन भी क्यू लिख देंगे। टी को क्या लिखा है? टी को पी लिखा है, देखो टी को पी लिखा है तो हम भी टी पी लिख देंगे। उसके बाद में एल को क्या लिखा है? एल को पता नहीं क्या लिखा है, तो ओ एल क्यू पी मैच कर लेते हैं पहले अपन। ओ एल क्यू पी, ओ एल क्यू आई है ये तो, ओ एल टी है ये तो, ओ एल क्यू कहाँ है? ओ एल क्यू ये रहा, ओ एल क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सारे मैच नहीं करने होते, कभी भी इन क्वेश्चन में सारे मैच नहीं करने होते। ये तो एक बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन हो जाता है।
ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर आपसे करवाना ही नहीं चाहता। एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करो इसमें 100%, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन आपको बना के देता है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे सेम टू सेम प्लेस वैल्यू पे। जैसे एम को एल लिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी एम को एल ही लिखेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन वो एग्जामिनर कभी कभी बना देता है, तो आपको ध्यान रखना है, हर तरह के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। ये क्या है? ये आपका है शब्दकोश के हिसाब से सेट करना है इनको। तो पहले क्या आएगा बताओ? पहले 2 आएगा या 4 आएगा? क्योंकि ऑप्शन के अंदर 2 और 4 दोनों है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। तो 4 और 2 में चेक कर लेते हैं। RECE और 4 और 2 के अंदर क्या है? 4 के अंदर क्या है? RECL है। तो यानी कि पहले तो 2 ही आएगा, पहले 2 आएगा, उसके बाद में डी ऑप्शन हम काट देंगे। 2 के बाद में 4 आएगा, 2 के बाद में 4 आ रहा है, तीनों ऑप्शन में 4 आ रहा है। 2 के बाद यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। उसके बाद में 5 आएगा या 4 पहले आएगा? देखो 5 या 4 पहले। 4 में है RECL है, और इसमें RECO है। मैं आपसे पूछूंगा कि एल पहले आता है या ओ पहले आता है एबीसीडी में? आप कहोगे सर एल पहले आता है, क्योंकि ABCDEFGHIJK एल एल आ गया, उसके बाद में कहीं ओ आएगा। तो यानी कि एल पहले आता है, तो 2 के बाद पहले 4 आ जाएगा, 2 के बाद 4 आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो 2 के बाद 4, 4 के बाद में, अरे यार कौन सा चेक करना था? 2 के बाद 4 तो आ ही गया था, 4 के बाद में 5 आएगा, 4 पहले आएगा, 5 और 4 में से, यानी कि पहले 4 आएगा। 2 4, 5 और 4 नहीं, 5 और 6 चेक करना था भाई। 5 और 6 चेक करना है, 4 तो पहले आ चुका, 4 तो पहले आ चुका था। 5 और 6 चेक करना है, देखो 5 और 6 चेक करना है। RECO है इसमें, RECO इसमें भी है, उसके बाद में इसमें N है, और इसके अंदर इसमें G है, यानी कि 6 पहले आएगा। 6 पहले आएगा ना इसमें, 6 पहले आएगा तो हमारा ये वाला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला। 6 तो इसमें ही है पहले, 6 पहले आएगा, ठीक है। मैं इसको इसको 4 समझ रहा था, ये 4 नहीं, ये 6 होता है, 4 वाली डंडी इधर होती है। चलो आगे चेक करेंगे। 3 संख्याओं का योग इतना है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है। दूसरी संख्या यानी ABC, ये मान लेते हैं ये दूसरी संख्या, ये पहली है, ये तीसरी है, ठीक है। दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की 4 गुनी है, 4 गुनी है, ठीक है। तीसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, देख लो। तीन संख्याओं का औसत कितना होगा? यदि तीन संख्याओं का योग इतना है, तो योग इतना कितना है? 4 और 3 7 और 1 8 है। योग तो 8 है, और औसत कितना होगा इधर? औसत तो 8/3 होगा ना। 8/3 हो गया। संख्याएं कितनी है? 8/3 की वैल्यू निकालनी है। 8 की वैल्यू तो ये है, 8 की वैल्यू क्या है? 240 है, और हमें 8/3 की वैल्यू निकालनी है। तो कितनी आएगी बताओ? 8 से 8 कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 8 24, यानी कि 80 आ जाएगी। क्या था? कुछ नहीं था। हमें एक वैल्यू दी गई, एक तो 4 है, एक 3 है, और ये एक 1 है ना? तो इन सबको जोड़ेंगे तो 8 आ गया, यानी कि इनका जोड़ तो दिया हुआ है हमें, योग तो दिया हुआ है 240। अब कह रहे हैं कि इनका एवरेज कितना होगा। इनका एवरेज निकालने के लिए 8 में 3 का भाग देंगे ना। हमने 8 माना है, तो 8 में 3 का भाग देना पड़ेगा, तभी तो एवरेज आएगा। एवरेज क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों का संख्या। राशि कितनी है हमारी, मतलब नंबर्स कितने हैं? 4 3 और 1 है, इनका योग अपॉन में इनकी संख्या कितनी है? एक ये है, एक ये है, एक ये, यानी कि 3। 8/3 का हमारे निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने का आपको आता ही होगा फॉर्मूला, है ना? समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर और बताना, मैं और अच्छे से समझा दूंगा। बाकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरे साथ में बहुत ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा देख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, वहां समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समान अच्छा हाँ, सेम टू। जो स्वान है वो ये इससे रिलेटेड है। ये हंस होता है और ये इसका बेटा होता है। हंस की संतान को, हंस के बच्चे को ये बोला जाता है, साइग्नेट बोला जाता है। साइग्नेट किसको बोला जाता है? स्वान के बच्चे को बोला जाता है, यानी कि इसका हंस का जो है वो बच्चा होता है। वैसे टर्की का बच्चा पोल्ट होता है। टर्की क्या होता है? पेरू होता है। टर्की टर्की पेरू को बोलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट लोग 99% लोग गलत ही करते हैं। ऐसा वाला क्वेश्चन, मतलब ऐसा सिंपल आ जाए तो सही कर देते हैं। जैसे काला का गोरा लिख देंगे, और इधर सफेद का काला लिख देंगे, वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे ये पूछ लिया कि स्वान के जो बच्चा होता है इसको क्या बोलते हैं, है ना? इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बना दिया जाता है, तो लोगों का गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको मतलब याद करना ही होंगे कि टर्की का बच्चा इसको पोल्ट कहते हैं, या फिर स्वान के बच्चे को सिग्नेट कहते हैं। ऐसे ये चीजें आपको याद करनी होगी। याद कहाँ से करोगे? ये आपको मैं एक लिस्ट दूंगा लास्ट में, जब अपन वन वर्ड वगैरह कर लेंगे ना। इसके बाद मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जिसमें किसके बच्चे को क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं,
भैंस के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बकरी के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब अपन याद करेंगे ना। आगे चलेंगे। ये वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ये मैथमेटिक प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है ये, इनको तो हम जो है वो ऑप्शन चेक करते हैं, और ऑप्शन चेक करने के लिए एक बार यहाँ ध्यान देंगे। देखो 133 है, 133 को अगर मैं 19 से भाग दूंगा तभी काम चलेगा। ये ट्रिक्स होती हैं, यही तो आपको सीखना है स्मॉक टेस्ट से। जब 133 को मैं 19 से भाग दूंगा तभी काम चलेगा हमारे, आप क्योंकि हमारे बराबर में 130 लेके आना है। इतनी बड़ी संख्या तो ला नहीं सकते, यहाँ पे मैं गुणा कर रहा है, यहाँ गुणा कर रहा है तो ये नहीं आ सकता, गुणा कर रहा है ये नहीं आ सकता। 19 को 133 से गुणा थोड़ी कर दूंगा मैं, गुणा नहीं कर सकता ना, मुझे भाग देना है। तभी मैं सेटिस्फाई कर सकूंगा, क्योंकि मेरे को तो छोटी सी वैल्यू चाहिए लास्ट में। तो या तो ये होगा या ये होगा। तो पहले चौथा चेक कर लेते हैं, देख लो। या पहले दूसरा ही कर लेते हैं, 14 गुणा में 7, 14 गुणा में 7 प्लस में 39, 39 माइनस 133, 133 भाग 19 बराबर बराबर 130 है। ठीक है, तो 19 साते 133 हो गया। ठीक है, और 39 में से 7 गए 32, 14 साते 98, 98 में से अगर 98 में 32 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 और 2 10, 9 और 3 12, 1 13, यानी कि 130 आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा बी आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है ये इक्वेशन देखने का। आप क्या करोगे, पहले ऑप्शन ए चेक करने लगोगे, सी करोगे, डी करोगे, फिर बी पे पहुंचोगे। इससे अच्छा आपने सीधा देखा कि यार 19 का अगर मैं 133 में भाग दूंगा ना तभी मेरा काम चलेगा, वरना मेरा काम चलेगा नहीं। इक्वेशन बहुत बड़ी हो जाएगी अगर यहाँ पे गुणा कर दिया, क्योंकि दो ऑप्शन में गुणा था यहाँ पे, ये गुणा है ये गुणा है। बस इतना सा दिमाग आपको लगाना था, ये दिमाग आप टाइम टू टाइम लगाने लग जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो जैसे ये वाली इनमें क्या किया गया इन्होंने, जैसे ये वाली है, ये तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है इसने, ये छोटा वाला पकड़ते हैं अपन तो, DORM को क्या लिखा है इसने, डी, डी का मतलब हो गया 4, ओ का मतलब 15 हो गया, आर का मतलब 18 हो गया, एम का मतलब 13 हो गया। फिर इसको 4 लिखा है, इसको 12 लिखा है, इसको 18 लिखा है, और इसको 13 लिखा है। इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, पूरे इसमें भी देख लेना, इसको पूरे को लिख के देख लेना। इसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ जो वोवल्स होते हैं, वोवल्स कौन से होते हैं, हमारे इंग्लिश के वोवल्स 5 होते हैं, E, I, O, U, 5 वोवल्स होते हैं। तो वोवल्स को क्या किया इसने, उल्टा प्लेस करके लिख दिया, 4 को तो 4 लिखा, अब ये वोवल आया ओ यानी कि 15 को उल्टा लिख दिया। उल्टा का मतलब प्लेस वैल्यू, एक उल्टा का मतलब ये होता है कि एक से पहले 13 तक लिखो, यानी कि ए से लेके एम तक लिखो, और फिर 14 से लेके यानी एन से लेके वापस जेड तक लिख दो। तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ए का उल्टा जेड है, एम का उल्टा 13 है, इस तरीके से सारे उल्टे होते हैं, और इन सब का जोड़ जो है वो 27 होता है। 27 होता है, 14 और 13 देख लो 27, 1 और 26 27। जब भी तो मैं कहता हूँ कि जब भी आपको उल्टा निकालना हो, किसका अपोजिट लेटर निकालना है, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, 15 का अपोजिट लेटर निकालना, तो 27 में से 15 घटा दो, 12 आ जाता है। 12 का मतलब क्या होता है, एल होता है। तो इस तरीके से इसने लिखा है। अब देखो इसको लिखते हैं अपन तो 3, हमारा जो क्वेश्चन है ये कार्मेल, सी को लिखेंगे 3, ए को लिखेंगे 1, आर को लिखेंगे 18, एम को लिखेंगे 13, और ई को लिखेंगे 5, और एल को लिखेंगे 12। अब देखो इसमें वोवल्स कौन कौन से हैं, एक तो एक है वोवल्स, इसको उल्टा लिखेंगे तो यहाँ 26 आ जाएगा, और ये एक ये है वोवल्स, इसको 5 को उल्टा लिखेंगे, 27 में से 5 निकालेंगे 22 आ जाएगा। बाकी वैसे के वैसे एज इट इज ये सेम टू सेम लिख देगा ना। तो अब देखो 3 26 18 13 22 12 किस में है, देखो 3 26 18 किस में है, 3 26 18, 3 26 18 ये इसमें है, दो में है, 3 26 18, 3 26 18 के बाद 13 22 12, 3 26 18, यहाँ तो 14 है, ये नहीं हो सकता, 13, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। कुछ बाउल्स है वो कप्स हैं, कुछ बाउल्स जो हैं वो कप्स हैं, कुछ बाउल्स जो हैं वो कप्स हैं। ठीक है भाई, कुछ बाउल्स कप हो गए। सभी कप्स जो है वो ग्लासेस हैं, सभी क्लास कप्स जो है वो ग्लासेस हैं, सभी कप्स है वो ग्लासेस हैं। कुछ ग्लासेस जो है वो प्लेट्स हैं, कुछ ग्लासेस प्लेट्स हैं। देखो कुछ ग्लासेस का हिस्सा जो है वो प्लेट्स है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, देखो चार चार स्टेटमेंट दिए इसने, और कंक्लूजन दो ही दिए ओनली। हाँ, कुछ ग्लासेस प्लेट्स हैं, और बाद में बोल रहा है कुछ सभी प्लेट्स जो है वो ये क्या है, यूटेंसिल्स है। सभी प्लेट्स यूटेंसिल्स है, बताओ। सभी प्लेट्स यूटेंसिल्स है, प्लेट्स का सभी का इसमें आएगा, यूटेंसिल्स है। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, यानी कंक्लूजन क्या निकाल रहा है, सभी बावल्स यूटेंसिल नहीं हो सकते। ये देखते ही गलत कर देंगे, क्यों कर देंगे, मैंने आपको पिछले कई मॉक्स में बताया कि जब भी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो तो इसका नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। जब आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो, ये वाली बातें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हमारे एक बहुत पुराने टीचर थे, उन्होंने हमें ऐसे पर्सनली बताई थी, ये कहते क्लास में बताते हैं इसका बहुत आर्ग्यूमेंट होता है।
जब ये चीज़ें क्लास में बताते हैं आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि ये 99% काम करती है। 1% कोई एक बच्चा क्वेश्चन पकड़ के ले आता है, देखो सर इसमें नहीं हो रहा अप्लाई। अब वो नहीं हो रहा, उसको ये नहीं पता 99 में तो हो रहा है ना। और क्यों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। वो 1% वो फेसबुक या क्वेश्चन होते हैं, यूट्यूब या क्वेश्चन होते हैं, जो लोग बना के डाल देते हैं अपनी हवा बनाने के लिए। तो उन लोगों से बचने के लिए फिर क्लास में लोग बताते नहीं है, क्लास में टीचर्स होते हैं ऐसी चीजें बताते नहीं है। मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, मैं तो बता सकता हूँ आपको। देखो, जहाँ भी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हो तो वहाँ पे नेगेटिव आंसर कभी नहीं आ सकता। नेगेटिव जो है वो कंक्लूजन कभी भी नहीं निकल सकता। तो सभी बाउल्स यूटेंसिल कैसे नहीं हो सकते? हो सकते हैं कुछ, तो सभी बाउल्स यूटेंसिल कैसे नहीं हो सकते? आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। उम, सभी बाउल्स और यूटेंसिल, यूटेंसिल मान लो कि यहाँ मैं बाउल्स को रख दूँ और इसके अंदर ये डाल दूँ। जैसे मान लें कि बाउल्स के अंदर ये डालना है, ये बाउल्स वाला, ये वाला इधर इतना हिस्सा कवर कवर कर रहा है ना इसका, सी का और जी का, यानी कप और ग्लासेस का, तो ये मैं यहाँ डाल दूंगा मान लो, तो ये हो जाएगा ना यूटेंसिल के अंदर। मतलब कि ये जब भी नेगेटिव आएगा तो नहीं हो सकता। दोनों ही ऑप्शन जो है वो दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 16। तो इनका जोड़ के गुणा करके भाग करके ये देखेंगे, ये सेट बनाए जाते हैं क्वेश्चंस के ना। देखो, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 4 14, 14 और 7 21, 21 और 1 22, 22 और इधर क्या है, ये 7 और 7 14, 14 और 8 22, यानी कि ये बराबर है। इस तरीके से ना सब में कोई ना कोई तरीका लगाया होगा, तरीका लगाया हुआ होगा। ठीक है। हुँ। इसमें कोई ना कोई तरीका जो है वो लगाया हुआ होगा। आगे वाले में देखो, आगे वाले में 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12, 3 15, 5 20, 20 बराबर, 20 बराबर। आगे क्या है, 5 और 7 12, 12 और 7 19, यानी कि ये बराबर नहीं है। और आगे चेक करो, 4 और 6 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16, 16 बराबर, 4 9 13 और 3 16, ये भी बराबर है। और ये भी बराबर होगा। इसका काउंट करके जोड़ोगे, यूनिट डिजिट बराबर होगा, सॉरी डिजिट सम इसके डिजिट सम के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है ऑड है, तो ऑड वन आउट हमें चेक करना, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चेक करेंगे ये वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। सीधी प्लेस वैल्यू लिख लो इनको, 26 26 20 15 और 12। उसके बाद ये 10 4 25 और 21। उसके बाद ये 15 9 4 और 26। जल्दी जल्दी करने, मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, बाकी इसमें बहुत जल्दी करना होता है। 1 21 16 और 12। अब देखो, ऑड क्या है, और जो हमारा आंसर होगा, तो 12 और 3 15, 21 और 4 25, 26 और 4 4, 12 और 4 16। अब देख लो कौन सा ऑड है, तो ये वाला ऑड है, क्योंकि यहाँ पे 3 का गैप है, बाकी सब में 4 4 का गैप है। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चेक करेंगे। देखो इसमें क्या सीरीज बनाई गई है। यहाँ पे कितना है, 17 और 3 20, 20 गुना 4 80, 80 और 5 85। अब देखो यहाँ पे 3 जोड़ा इसने, फिर 4 से गुणा किया, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 से गुणा करेगा ना, 85 को 6 से गुणा करेगा, तो 6 5 30 और 6 तिया 6 8 48 और 3 51, यानी 510 आंसर आ जाएगा। सीरीज फॉलो हो रही है एक। अब देखो बाकी वर्ड्स जो हैं वो अलग होंगे, एक जो है वो डिफरेंट होगा। देखो बाकी कितने समान है और एक भिन्न है, बताओ। 3 समान है और एक भिन्न है। रिकेट्स, हाइपरटेंशन और गॉट, और ये कौन सा है, एर्थरिटिस। एर्थरिटिस, ये तीन जो रोग हैं, ये तीन डिजीज हैं। ये रिकेट्स हो गया, और रिकेट्स तो आपने बहुत सुना होगा, ये गॉट भी सुना होगा, इसके बारे में आपने थोड़ा कम सुना होगा। ये तीनों जो है ना, ए सी और डी, ये तीनों हड्डियों के रोग है, हड्डियों के रोग है, हड्डियों संबंधित रोग है। रिकेट्स तो आपने सुना होगा, रिकेट्स हो जाती है हड्डियां, ये लेग्स जो है वो थोड़ी मुड़ जाती हैं, रिकेट्स हो जाता है किसी को तो। और हाइपरटेंशन जो है वो ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड रोग है, इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं ना। हाइपोटेंशन कैसे होता है, हाइपोटेंशन होता है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मम्मी, ये तो छींक आ गई भाई। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होता है ब्लड जो है वो बढ़ जाता है, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। यानी कि ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। और ये तीन जो है, ये पहली तीसरी और पांचवी, ये तीन डिजीज जो है वो किससे रिलेटेड है, ये हमारी हड्डियों से रिलेटेड है, बो से रिलेटेड है। आगे चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर हो जाएगा। ऑड वन आउट चेक करना था, आगे चेक करेंगे। पुअर जो है वो रिच, पुअर रिच से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार रिवेंज। पुअर तो गरीब होता है, रिच अमीर होता है। रिवेंज क्या होता है, बदला, बदला लेना। बदला लेना का मतलब अपोजिट लिखेंगे, फॉरगिव माफ कर देना। बदला लेना या माफ कर देना अपोजिट होता है एक दूसरे के, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे चलेंगे।
रमेश मणिदीप के पिता है। रमेश जो है मणिदीप के पिता है। चलो भाई ये बनाना स्टार्ट करते हैं हम हमारा फिगर। रमेश जो है, ये रमेश है, ये मणिदीप के पिता है। ये है यहाँ पे मणिदीप, मणिदीप के पिता है। ठीक है भाई, ये मणिदीप का पिता हो गया, रमेश को बना दिया। उसके बाद रमेश के केवल दो बच्चे हैं, तो मणिदीप का भाई हो या बहन होगी कोई भी। भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मणिदीप तो भाई लग रहा है ना आपको। अब इनमें तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, मेल और फीमेल चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रमेश से पता ही है, रमेश किसी के लड़के का ही नाम होता है, लड़की का नाम थोड़ी होता है। रमेश के दो बच्चे हैं। मणिदीप निहारिका का भाई है, मणिदीप निहारिका का भाई है, मतलब ये कन्फर्म हो गया, ये निहारिका है। और इसकी बहन है मणिदीप की, और रमेश की बेटी है। मणिदीप निहारिका का भाई है। निहारिका कविता की पुत्री है। अब निहारिका तो रमेश की पुत्री है, कविता की कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। रमेश तो इसके पिता है। निहारिका के पिता कौन है? रमेश है। और माता कौन होगी? माता होगी इसकी कविता। यानी कि कविता और कविता और रमेश तो क्या है? कपल है। ये दोनों तो कपल हो गए, ये दोनों तो कपल हो गए। और ये इसके माता पिता हैं। मनदीप और निहारिका के माता पिता कौन है? रमेश और कविता। अनन्या कविता की पोती या नातिन है। अब अनन्या जो है वो किसकी पोती या नातिन है? कविता की। तो कविता की पोती या नातिन का मतलब है कि ये अनन्या इसकी बेटी भी हो सकती है, इसकी बेटी भी हो सकती है। कंफर्म नहीं हुआ। इस कंफर्म करने के लिए अगली लाइन और पढ़ेंगे। सुजीत अनन्या का पिता है। सुजीत अनन्या का पिता है। अब मनदीप अनन्या का पिता होता तो अलग बात थी, फिर मनदीप की बेटी हो जाती है अनन्या। ये तो कह रहे हैं कि सुजीत अनन्या का पिता, यानी कि निहारिका माता है अनन्या की। निहारिका अनन्या की माता है। निहारिका है वो अनन्या की माता है। और सुजीत जो है वो अनन्या का पिता है। इसने पहले ही बोल दिया कि अनन्या कविता की पोती है या नातिन है। पोती या नातिन, पोती कौन सी होती है? जो बेटे की बेटी होती है वो पोती होती है। नातिन, नातिन वो होती है जो बेटी की बेटी होती है, वो नातिन होती है। यानी कि कविता की बेटी कौन है बताओ? कविता की बेटी निहारिका है। निहारिका की बेटी अनन्या। और निहारिका का हस्बैंड कौन हो जाएगा? सुजीत हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है हमारे क्वेश्चन में? ये तो हमने फिगर बना लिया पूरा। क्या पूछ रहे हैं? सुजीत मनदीप से किस प्रकार संबंधित है? सुजीत, सुजीत मनदीप से किस प्रकार संबंधित है? देखो सुजीत कौन है? मनदीप के बहन का हस्बैंड है। मनदीप के बहन का हस्बैंड है। सुजीत मनदीप से किस प्रकार संबंधित है? तो ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। और इसमें अ, जो क्या कहते हैं, इंग्लिश में कोई ज्यादा ये चाचा ताई मामा मामी कुछ नहीं होता, यहाँ पे अंकल लगाया जाता है। और ये ब्रदर इन लॉ के लिए मतलब जीजा फूफा इन सब के लिए ब्रदर इन लॉ लगाया जाता है। ठीक है, ब्रदर इन लॉ लगाया जाता है। जीजा के लिए ब्रदर इन लॉ, और साला के भी लिए भी शायद ब्रदर इन लॉ ही लगाया जाता है, क्योंकि वो उसकी वाइफ का भाई होता है, ये इसके हस्बैंड का भाई होता है। दोनों के लिए ब्रदर इन लॉ लगाया जाता है। लेकिन हमारी हिंदी कितनी मतलब शुद्ध भाषा है और कितनी प्यारी भाषा है। एक में जीजा बोला जाता है और एक में साला बोला जाता है ना। दोनों डिफरेंट है। बोलने से पता लगता है कि ये जीजा है और ये साला है, पर इंग्लिश में तो एक ही है। ब्रदर इन लॉ, चक के मारो, बस खत्म काम। इसको देखो भाई, 9 और 3, 3 को 9 से गुणा किया 27, 4 को 3 से गुणा करो 12। बस ये सेट किया हुआ था, यहाँ पे एक सेट बनाया हुआ था। 3 को 9 से गुणा किया 27 हो गया, और फिर 4 को 3 से गुणा किया 12 हो गया। आगे चलो। ये एक क्या बनाया है इसने? ये बनाया, देखो 23 को 3 से गुणा किया 69 आ गया। 27 को 5 से गुणा किया 135 आ गया। अब 31 को 7 से गुणा करेगा तो 7 यूनिट डिजिट आएगा। ऑप्शन नंबर ए, एक में ही है 7 यूनिट डिजिट। आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, प्लूटो, सोलर सिस्टम। अब पहले तो सोलर सिस्टम आएगा, यूनिवर्स आएगा। बड़ा वाला गोल आएगा यूनिवर्स का। यूनिवर्स के अंदर क्या है? सोलर सिस्टम है। यूनिवर्स के अंदर तो बहुत सारे सोलर सिस्टम है, एक सोलर सिस्टम थोड़ी है। बहुत सारे, अपन एक सूरज के नीचे रह रहे हैं, एक सूरज का चक्कर काट रहे हैं हम। पर बहुत सारी ऐसी मंदाकिनी है, बहुत सारी ऐसी कहते हैं कि जैसे बहुत सारी ऐसी धरतियां हैं, वो चक्कर काट रही हैं सूरज के ना। बहुत सारे, वैसे तो आपको पता ही है, हमारे ग्रह वगैरह का तो पता ही है। पर हमारे बहुत सारे जो यूनिवर्स के अंदर सोलर सिस्टम बहुत है, बहुत सारे सूरज चंद्रमा भी बहुत है ना। ये हमारे साइंस ने प्रूव किया है वैसे। और ठीक है, यूनिवर्स में तो सोलर सिस्टम हो जाएगा, सोलर सिस्टम के अंदर प्लूटो हो जाएगा। प्लूटो को जो है वो ग्रह है, वैसे तो ग्रह को, प्लूटो को निकाल दिया ग्रह को, ग्रह की उससे श्रेणी से, क्योंकि ये जो है वो ग्रह वाली सारी की सारी जो है वो नियम पालन नहीं करता। अगर उसको निकाल भी दिया है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लूटो से एक, मैंने कहीं से एक इंस्टाग्राम पे पता नहीं कहीं मैंने देखा था,
प्लूटो को वो कहते हैं कि आपको पता है प्लूटो को देश दुनिया वालों ने ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। पहले इसको ग्रह बोला जाता था, प्लूटो ग्रह होता है, ठीक है। अब ग्रह नहीं है, अब तो ग्रह कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, फिर मंगल है, पृथ्वी है, अरुण वरुण बृहस्पति शनि, ये है अपने ग्रह। अभी ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को निकाल दिया। फिर भी प्लूटो तो वही चक्कर लगा रहा है, सूरज के चक्कर लगा रहा है। चक्कर ये सूरज के पूरे लगा रहा है। ये यहाँ पे सूरज है, उसके पूरे चक्कर लगा रहा है ये प्लूटो। लेकिन इसने कुछ क्राइटेरिया होते हैं ग्रह में, जो लोगों ने बना रखे हैं, वो क्राइटेरिया पूरे नहीं किए, तो इसको प्लूटो को श्रेणी से निकाल दिया। फिर भी ये ग्रह के मतलब उसका सूरज का चक्कर लगा ही रहा है, लगा ही रहा है, लगा ही रहा है। इससे एक मोटिवेशन वाली बात भी निकल के आती है कि समाज में आपको लोग कुछ भी कहते रहे, कुछ भी आपको कहें, फिर भी आप अपना काम मत छोड़ो। अपना काम, जैसे प्लूटो ने अपना काम नहीं छोड़ा, समाज ने उसको बोल दिया कि नहीं भी तू ग्रह की श्रेणी में नहीं है, तो क्या वो सूरज के चक्कर नहीं लगाता आज? आज वो लगाता है, अपना काम निरंतर करता है। और जो भी वहां पे एक्टिविटी होती है प्लूटो पे, कोई मान लो कोई जो भी एक्टिविटी होती है वो प्रॉपर हो रही है, और उसको लोगों से फर्क नहीं पड़ा, लोगों ने उसको ग्रह बोलना बंद कर दिया, तो इसका मतलब उसने सूरज का चक्कर लगाना बंद कर देना चाहिए अब तो। वैसे सूरज का चक्कर लगाना उसका जो मेन काम है, मेन जो उसका कहते हैं ना उसका नेचर है, तो उसने अपने नेचर को चेंज नहीं किया। वही आप दुनियादारी में भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कि आप प्लूटो हैं, और आपको लोग कहेंगे कई बारी, आपको लोग कहेंगे कि आप ये काम मत करो, आपसे नहीं हो पाएगा, आप क्यों करते हैं, ये समाज के खिलाफ है, बट आपको करना है। आपको करना है क्योंकि आपका वो नेचर है, आपके लिए वो सही है, आपको अच्छा लगता है, बस आप करते रहिए, लोगों की आपको कोई परवाह नहीं करनी है, ठीक है। चलो, ये हमने सीख भी लिया प्लूटो से, प्लूटो हमें कुछ सिखाता भी है इस चीज से। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये बड़ा वाला यूनिवर्स हो जाएगा, फिर उसके अंदर सोलर सिस्टम हो जाएगा, सोलर सिस्टम के अंदर प्लूटो हो जाएगा। चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। इनका प्लेस वैल्यू लिखो, 4 15, 4 15 23 और 14, ठीक है। उसके बाद में 3 18, 18 और 21। उसके बाद 2, 2 के बाद 21, 21 के बाद में 13, 13 के बाद में 2। इसकी प्लेस वैल्यू लास्ट वाले की 1 24, 1 24 8 और 9। प्लेस वैल्यू लिखने में तो कंजूसी नहीं, फटाक से लिख दिया करो। देखो 4 3 2 1, अब 26 आएगा। 26 किस में है? देखो एक में ही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी और चेक कर सकते हो आप, 15 3 18, 18 3 21 21 3 24 3 27, 27 का मतलब होता है ए, यानी कि 26 के बाद ए आएगा। देखो आ भी रहा है इसमें, तो सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अपन अभी जीके कर लेते हैं। चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है? अलार्म बज गया दोस्तों। चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है? तो चंदन उगता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उगता है, या फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब होता है शुष्क, ठीक है। पर्णपाती वन जो भी होते हैं उसमें उगते हैं हमारे चंदन। चंदन की खेती हर कोई कर नहीं सकता ना, चंदन भी बहुत महंगा कितना आता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में उगते हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, व्हेन द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, वहां पे उगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे है इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना इनको बहुत सही रहता है ना, ये वाले जीके के क्वेश्चन कभी कभार इंग्लिश में ठीक रहते हैं। हिमनदों की मिट्टी और हिमोड मोराइन से जुड़े अन्य पदार्थों के मोटे निक्षेप हैं। कुछ समझ आया? नहीं आया? देखो, आर्थिक खालिस्तान, आर्थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर क्ले एंड अदर मटेरियल्स इम्बेडेड विथ, ये क्या है? मोराइंस, ठीक है। बताओ इसका क्या आंसर होगा? इसको केरवा आंसर होगा इसका। केरवा, करेवा, करेवा, करेवा इसका आंसर होगा। करेवा नाम का कुछ होता है उसमें, हिमनदों की। करेवा वैसे हो गया जैसे पहाड़ वगैरह, या फिर कोई हिमनद, मतलब जैसे मान लो कि बहुत बड़ी आकृति होगी, आ, मतलब पृथ्वी पे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ पठार ऐसे होते हैं ना, वैसे करेवा होते हैं। करेवा हिमनदों और मिट्टी और हिमोड मोराइन से जुड़े अन्य पदार्थों के मोटे निक्षेप हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कश्मीर वगैरह में पाए जाते हैं, कश्मीर वैली जो है ना वहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत बड़े होते हैं ये, 140 किलोमीटर तक लंबे भी होते हैं, और 40 50 किलोमीटर तक ये वाइड भी होते हैं ना, वाइड भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। तो ये करेवा होते हैं भाई। आपने देखे होंगे, मैंने देखे हैं फिल्मों वगैरह में देखे हैं मैंने, तो आपने नहीं देखे होंगे शायद, नाम पहली बार आप सुन रहे होंगे। नाम अभी याद रखेंगे करेवा क्या होता है, ठीक है। तो हिमनद की मिट्टी और हिमोड से जुड़े हुए अन्य पदार्थों के मोटे निक्षेप होते हैं करेवा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो वो तो हमारे सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण सिद्धांत के संस्थापक है, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड कौन है? हमारे मनोविश्लेषक सिद्धांत के संस्थापक है। आगे चलेंगे। और ये है कहाँ के?
कहाँ के भी हो, अपने को क्या मतलब, अपने को तो इतना याद करना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर आक्रमण किया और जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल का युद्ध हुआ था? जापान ने भारत पर आक्रमण क्यों किया भाई? आक्रमण भारत में, भारत का और जापान का क्या लेना देना? जापान कहाँ पड़ा है, भारत कहाँ पड़ा है? कोई दुश्मनी थोड़ी है जापान से। इसलिए किया था क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, और तब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, और जापान की दुश्मनी थी ब्रिटेन से। कुछ गुट बने हुए थे वर्ल्ड वॉर सेकंड में, कुछ गुट बने हुए थे, जिसमें इंडिया था, वो ब्रिटेन की तरफ से था। वैसे गांधी जी ने मना कर दिया था कि हम वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिस्सा नहीं ले रहे, फिर भी अंग्रेजों ने तो यही अफवाह फैलाई थी कि इंडिया भी हिस्सा ले रहा है, क्योंकि इंडिया में हम राज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ब्रिटेन पे हमला करने आए थे, ब्रिटिश इंडिया पे हमला करने आए थे। तो इंडिया के साथ पर्सनली दुश्मनी थोड़ी थी कोई जापान की। तो 1900, अब देखो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुआ था? 1944 के आसपास हुआ था, 62, और एक 1901 का तो लेना देना ही नहीं है, तो 1944 में बम फेंका था, सॉरी, जापान में आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था, इम्फाल का युद्ध हुआ था उसी टाइम 1944 में। आगे चलेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गोल्ड और कौन से उसमें मटेरियल में कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया? तो चांदी, चांदी यानी कि सिल्वर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सिल्वर और गोल्ड में कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया, ठीक है। आगे चलेंगे। किसी पिंड की विराम अवस्था एक समान गति में बदलने के लिए उसमें लगने वाला बाह्य कारक क्या है? बताओ, अब अपना दिमाग लगाया करो। मतलब फोर्स जो कैटेगराइज्ड कर सकता है इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स को, तो इसमें क्या होगा? फोर्स का मतलब ये बल, बल हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स और कैटेगराइज कर सकता है इंटरनल और फोर्स और इंटरनल फोर्सेस को, तो फोर्स ही होता है, वो हमारा बल ही होता है। बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड और वर्दी, मतलब हमारे उसमें रास्ते होते हैं एक्सप्लेन करने के, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को। तो बल ही होता है जिसमें पिंड की विराम अवस्था और एक समान गति को बदलने के लिए उस पर लगने वाला बाह्य कारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किन्हें 2019 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें से आप तुक्का लगा सकते हैं, नरेंद्र मोदी आंसर है इसका, ग्लोबल गोलकीपर। ये इसलिए किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान चलाया था ना उन्होंने, स्वच्छ भारत अभियान चलाने के लिए इनको किया जाता है, और इम्पोर्टेंट है अभी भी इम्पोर्टेंट है ये। इन्होंने कब चलाया था स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने 24 सितंबर, लिख दूं क्या यहाँ पे? इम्पोर्टेंट चीज़ है, 24 सितंबर 2019 को इन्होंने चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। और उम, 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 और इनको जो ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसने दिया था? अवार्ड दिया किसने था इनको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड? ये दिया था यूएनजीए ने, यूएनजीए ने, यूएनजीए ने, यूएनजीए ने दिया था। यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिया था, न्यूयॉर्क में दिया था। न्यूयॉर्क में इनको बुलाया गया था, मोदी जी आइए, आपको जो है वो देना, पुरस्कार देना है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है, और चुंबकीय प्रवाह एक सदिश इकाई है, और एक पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों के साथ मेल खाते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। बताओ कौन सा आंसर होगा? तो इसका पहला जो है वो किसी भी सतह में के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स सभी लाइंस और कर्व्स जो है तो क्लोज होते हैं, और उनके पास कोई भी बिगनिंग और एंड नहीं होता है, बिगनिंग और एंड होता ही नहीं है, तो बिल्कुल शून्य ही होंगे। ये थोड़ी सी मतलब लैंग्वेज की, कहते हैं ना, सब्जेक्ट की लैंग्वेज है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना फिजिक्स वगैरह तो आपको समझ में आ जाएंगी, फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्योंकि उनमें मैग्नेटिक बिगनिंग और एंड होता ही नहीं है, ना तो बिगनिंग है ना एंड है, तो वो बिल्कुल जीरो पे ही होंगे ना पूरे के पूरे सतह पे चुंबकीय प्रवाह। आगे चलेंगे। कौन सा नृत्य शैली के एक डायोड अगुआ डायोड सिद्धि योगी की आदि गुरु के रूप में सराहना की जाती है? तो नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य से याद रखें। कुचिपुड़ी नृत्य के एक अगुआ या डायोड सिद्धेंद्र योगी की आदि गुरु के रूप में सराहना की जाती है, यानी सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी के आदि गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है कुचिपुड़ी डांस के अंदर, सिद्धेंद्र योगी, ठीक है। और इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं? कुचिपुड़ी कहाँ से है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। ये चीज याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश से है ये, आंध्रा।
ठीक है, आंध्रा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2021 में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? तो ये हमारे गुजरात के जो सीएम थे उस टाइम, गुजरात के सीएम उस टाइम कौन थे? 2021 के अंदर, 2021 की बात हो रही है। वैसे तो करंट का क्वेश्चन हो सकता है, पर करंट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी करंट के क्वेश्चन है, एक तो मोदी जी वाला इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार पूछ लिया तो दोबारा नहीं पूछा जा सकता, है ना? तो ये हमारे विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम गुजरात के। उन्होंने जो इसका ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, वो कर दिया था हमारा कमलम कर दिया था। क्या कर दिया था? कमलम, ठीक है। कमलम हमारा जो नाम कर दिया था इसका ड्रैगन फ्रूट का। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें परास्त कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उसने नंद वंश का खात्मा किया था। मतलब किसकी सहायता से किया था? वो हमारे विष्णुगुप्त थे, या फिर कौटिल्य जिसको बोला जाता है। चंद्रगुप्त ने नंद डायनेस्टी को बाहर फेंक दिया था। नंद डायनेस्टी ये क्यों फेंका था उसको? जो लास्ट में धनानंद था ना, उसने उसकी बेइज्जती कर दी थी विष्णुगुप्त की। तो उसने बोला कि भाई अब तेरी बेइज्जती का बदला मैं लूंगा, तेरे पूरे साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दूंगा। उन्होंने एक बच्चे को ग्रो किया, एक बच्चे को ग्रो किया जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और वहां से फिर ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, है ना? चलो भाई, आगे अगला क्वेश्चन चेक करेंगे। और ये हुआ कब था? ये हुआ था लगभग 325 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और अलेक्जेंडर की मृत्यु कब हुई? अलेक्जेंडर, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, सिकंदर, जिसने दुनिया जीतने का सपना लिया था, उसकी मृत्यु कब हुई थी? 323 बीसी में हुई थी, ठीक है। और आगे बस इतनी चीज याद रखनी है। इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी ने 28 फरवरी 2021 को किस देश के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो वो था ब्राजील। ये ऐसे मान सकते हो कि करंट का क्वेश्चन है तो वापस ना पूछा जाए, फिर भी आपको याद तो रखना ही है। एक बार आपके नजरों से निकल जाता है कोई क्वेश्चन, तो फिर आपको आपकी सबकॉन्शियस माइंड में तो याद होता ही है। एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो विशिष्ट रूप से एनईएफटी प्रणाली में भाग लेने वाले बैंक शाखा की पहचान करता है। तो वो कौन है? हमारा आईएफएससी। आईएफएससी कोड आपको पता होता है ना, हमारे हर एक बैंक का आईएफएससी कोड होता है। जो आपके, जैसे मान लो आप किसी गांव में रहते हैं, तो वहां पे भी गांव का एक आईएफएससी कोड होता है। आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये एक है ना 11 डिजिट का कोड होता है। जैसे हमारे गांव का भी कुछ कोड है, बैंक का, बड़ौदा का, या फिर एसबीआई का कोई भी कोड होता है। तो वैसे आपका भी कोई गांव में कोड होगा, तो आईएफएससी कोड होता है। बैंक के साथ में एक तो बैंक अकाउंट होता है, फिर एक आईएफएससी कोड होता है, 11 अंकों का होता है ना, 11 डिजिट का। ठीक है भाई, ये हर एक बैंक का होता है। उसके बाद में इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राज्यसभा की पहली बार गठन हुआ था? राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 200 और सॉरी 1952 में हुआ था। इसको क्या कहा जाता है? हमारा राज्यसभा कहा जाता है इसको। 1952 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है तो आपको पता ही है, 1952 में ही गठन हुआ था राज्यसभा का। वैसे तो 1950 में हमारा संविधान बन गया था। संविधान हमारा 1950 में बन गया था, लागू भी हो गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हो गया था हमारा संविधान। फिर भी जो हमारी राज्यसभा है वो हमारी गठन हुई थी 1952 में। आगे चलेंगे। वैदिक मंत्रों के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संहिता कहा जाता है। संहिता कहा जाता है, इसको हिंदी में भी संहिता कहते हैं, इंग्लिश में भी संहिता कहते हैं, वैदिक मंत्रों के मुख्य संग्रह को। अलीवर्दी खां कहाँ के नवाब थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बंगाल का नवाब था अलीवर्दी। अलीवर्दी और अंग्रेजों के बीच में कितने क्राइसिस होते थे आपको पता ही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगाए गए पौधे रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? देखो, रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान में वैसे यूजुअली पौधे जो हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जो भी पौधे होते हैं, अब दिन में देखो, हर एक पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। और रात में हर एक पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। उसको थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल जाती है तो ले लेता है, लेकिन छोड़ता तो है ही है। लेकिन रेगिस्तान एक ऐसा स्थान है, रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे पौधा रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। हाँ, हालांकि दिन के मुकाबले कम छोड़ता है। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता उसका, सूरज की किरणें नहीं पड़ती उस पे, इसलिए कम छोड़ पाता है ऑक्सीजन, लेकिन रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है रेगिस्तान के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पहली बार पूछा गया है। एक ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बार बार आ सकता है, आगे आने की संभावना है, आपको याद रखना है। लेजिम नृत्य किस
लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? तो लेजिम है हमारा महाराष्ट्र से है। लेजिम महाराष्ट्र से रिलेटेड है। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूचना के प्रसारण मंत्री है? देखो ये चेंज होता रहता है। प्रकाश जावड़ेकर है, ठीक है? और ये जो चेंज होता रहता है, तो इसको जो है वो अपन करंट अफेयर की श्रेणी में रखेंगे। तो हाँ, ठीक है कि हम देख लेंगे। अब की बार क्वेश्चन आएगा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री। अब इससे पता ये लगता है मॉक में लेने का फायदा ये है, मैं दूसरा यहाँ पे चेंज कर लेता क्वेश्चन, पर मैं करता नहीं हूँ। मेरा कारण यही है ना करने का, कि आपको ये पता लगे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते कैसे हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मंत्री पूछ लेते हैं कि अभी मंत्री कौन सा बना है, नए मंत्री बनते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पन्ना का रंग आमतौर पर हरा होता है, हमेशा हरा होता है, फिर उसके बहुत सारे रंग अलग-अलग बना दिए जाते हैं, काला, सफ़ेद, नीला, पीला सब बना जाते हैं, पर आमतौर पर उसका रंग जो हरा होता है, याद रखेंगे। 2020 में माइकल शूमाकर को पीछे छोड़ते हुए निम्नलिखित में से कौन करियर के सबसे अधिक जीत के साथ सबसे सफल F1 ड्राइवर बन गए हैं? तो वो कौन है? हमारे लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन कौन नहीं जानता? लुइस हैमिल्टन को हर कोई जानता है। तो वो सबसे 2020 में बन गए थे। और 2020 का करंट अफेयर पूछा है, 2021 के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, करंट अफेयर पूछा है, तो इसको भी करंट अफेयर की श्रेणी में रखेंगे, पर लुइस हैमिल्टन का नाम याद रखेंगे। ये सबसे अधिक जीत के साथ सफल F1 ड्राइवर बन गए हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमें सब कुछ याद होना चाहिए। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को जनवरी 2021 में किस श्रेणी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इसको तो बिल्कुल ही याद मत रखना, ये अब दोबारा कभी भी नहीं रिपीट होगा। नो रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, ये कोई रिपीट नहीं होगा कभी, इसको नहीं याद रखेंगे। वैसे इसका आंसर व्यापार और उद्योग में था, पर इसको याद नहीं रखेंगे। और देखो पद्म भूषण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मैं करंट अफेयर कराऊंगा ना, अभी अभी जनवरी खत्म होने वाली है, 1-2 दिन में जनवरी खत्म हो जाए, उसके बाद करंट अफेयर का वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो उसमें देखना, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालूंगा, आप ये नहीं कह पाएंगे कि यार पद्म भूषण का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आप तो ऐसे ही करवा रहे हो। आपको पता रहेगा कि नहीं, ये मॉक टेस्ट में सर ने करवाया था और ये प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद तो करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज रूट नहीं है? स्टोरेज रूट, 3 स्टोरेज रूट है और 1 स्टोरेज रूट नहीं है। तो ये हमारा ब्रीदिंग रूट जो है वो स्टोरेज रूट नहीं है। बाकी फुजीफॉर्म, नेफिफॉर्म और कॉनिकल रूट जो है वो तीनों स्टोरेज रूट है। जब भी आप बॉटनी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें पढ़ेंगे आप। ये फुजीफॉर्म रूट और नेफिफॉर्म रूट और कॉनिकल रूट जो है, तीनों स्टोरेज रूट है, और ये एक जो है वो ब्रीदिंग रूट है, वो स्टोरेज रूट नहीं है। ये ब्रीदिंग के काम आती है। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 तक 9 बार सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाला पहला भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गया है? तो है अजंता शरत कमल। अजंता शरत कमल, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर के 5-6 क्वेश्चन आगे। देखो यही होता है, एसएससी का कुछ भी पता नहीं है। एसएससी का कुछ भी पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है क्वेश्चंस के मामले में, कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछ ले। अब करंट अफेयर के किसी किसी सेट में देखना 2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते आपको, और इसमें देखो 6 के आसपास क्वेश्चन मिल गए हैं करंट अफेयर के। तो बस आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है। आपको करंट अफेयर भी आना चाहिए, आपको स्टैटिक भी आना चाहिए, आपको सब्जेक्ट भी सारे अच्छे से आना चाहिए। 25 में से अगर आपके 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तब आप मान लो कि आप बहुत लोगों से एज में हैं। 15 क्वेश्चन सही होना का मतलब है कि आपके 30 नंबर बन रहे हैं। एकदम पूरे-पूरे सही, काट-पीट के सही हो रहे हैं। ऐसे तो आपके 17-18 क्वेश्चन सही होंगे, उसके बाद 2-3 गलत भी होते हैं, तो वो नंबर कवर कर लें, पर 30 नंबर तो आने ही चाहिए यार। जीके के अंदर अगर 30 नंबर नहीं आ रहे, तो आप बहुत पीछे हैं। आजकल लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं अभी। सोशल मीडिया का ज़माना है और ऑनलाइन का ज़माना आ गया। लोगों के पास सोर्सेस बहुत हो गए। अब वो वाला ज़माना नहीं रहा कि एक बुक से लोग कर रहे हैं। लोगों को सोर्सेस बहुत मिल गए हैं, अच्छे अच्छे सोर्सेस मिल गए हैं। जैसे अब मैं टीचर्स बता देता हूँ, वो टीचर्स बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, तो उनको तो कोई चीज़ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ याद होता है। बस यही बात है कि आपको करना सब कुछ है। स्टैटिक जीके करवाता हूँ आपको, वो भी करना है, और ये मॉक टेस्ट करवाता हूँ, ये भी करना है। हर एक चीज़ करनी है, 6 महीने तक तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, उसके बाद में कुछ मत करना चाहिए। 2020 में बाघों की आबादी बढ़ने के प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो वो किसने जीता था? हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जीता था। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कल, यानी कि पार्ट 2 में करवाऊंगा। यहाँ तक आपको रिवाइज करने हैं बार बार, और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जब इसका पार्ट 2 करवा दूंगा ना, तब पूरे 12वें मॉक की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, और 11 तक की मिल गई होगी। अगर कोई एक आधा मॉक नहीं मिला आपको PDF, तो मिल जाएगी जल्दी आपको ना। वो डाल देते हैं PDF, मैंने बोला हुआ है जिनको, वो डाल देते हैं। ठीक है, तो लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और सब्सक्राइब करना चैनल को। डेली मॉक का टाइम आपका 2 बजे है। इस टाइम आपको मॉक रिलीज होती है, या तो कर लिया करो, या फिर आप शाम
को करते हो तो शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है? पर मॉक टेस्ट आपने ज़रूर करना है अभी। जो भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं, मैं उनकी गारंटी ले सकता हूँ कि उनके एग्ज़ाम में वो लोगों से बहुत आगे होंगे। अभी जो जिसने अभी लास्ट तक देखा है, ये वीडियो देख रहा है लास्ट तक, वो लोगों से बहुत आगे होने वाले हैं। अब कुछ लोग जब बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, 15 क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन देखते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, तो वो छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देखना है, ठीक है? और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, 50 क्वेश्चन इसका वापस रिवाइज़ करेंगे, और बाद में जब भी आपको मैं बोलता हूँ कि ये पीडीएफ रिवीजन करनी है, इसका मतलब सब ये पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तब आप रिवीजन कर पाएँगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल फिर मिलेंगे मॉक टेस्ट के अंदर। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे-राधे। थैंक यू सो मच।